नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका मैं भी भारत के वीकली बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत बस्तर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा बलों के माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान से होगी। उसके बाद बात करेंगे जेल से फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हेमंत सोरेन की। झारखंड से चलेंगे राजस्थान, जहां एक मंत्री को आदिवासी समुदायों पर की गई अपनी टिप्पणी पर देनी पड़ गई है सफाई। और लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए एक बड़े आदिवासी नेता ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। राजस्थान के बाद बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां भारत आदिवासी पार्टी के विधायक ने विधानसभा में आदिवासी मुद्दों को उठाया है। और फिर त्रिपुरा के आदिवासी नेता की दिल्ली में आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात का ब्यौरा देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ मार बचाओ अभियान चला रही है। हाल ही में पुलिस ने इस अभियान में एक और बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि उसने 5 हथियारबंद माओवादियों को मार गिराया है। जानकारी दी गई है कि पुलिस को इनके पास हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इन 5 नक्सलियों के अलावा पुलिस ने कई अन्य नक्सलियों के घायल होने का दावा किया है। इस एनकाउंटर को 2 महीने के भीतर इस मिशन की 5वीं बड़ी सफलता बताया जा रहा है। पुलिस को माड डिवीजन के कुतूल एरिया कमेटी के अंतर्गत जटवर, हिकुलनार, घमंड और आसपास के इलाकों में नक्सलियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। ऐसा बताया गया है कि मिशन के दौरान 30 जून की शाम को करीब 5 बजे ग्राम हिकुलनार घमंडी के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और फिर रुक रुक कर लगातार 48 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। बाद में खुद को घिरता देखकर नक्सली जान बचाकर घने जंगलों व पहाड़ियों में भाग गए। इसके बाद सभी टीमों ने दिए गए टास्क क्षेत्र में खोज की और घटनास्थल के अलग अलग स्थानों पर कुल 5 पुरुषों के शव प्राप्त किए। मारे गए नक्सलियों की पहचान राकेश, कोंडा तोगड़ा, एडमा वड्डे, फरसा तुमड़ा और कमलू वड्डे के रूप में की गई है। इन सभी माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर से चलते हैं झारखंड, जहां हेमंत सोरेन ने जेल से छूटने के बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। उन्होंने गुरुवार रात को तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है। पहले यह खबर आई थी कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को झारखंड के सीएम की शपथ लेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने गुरुवार को ही शपथ ले ली। यह बताया जा रहा है कि यह जल्दबाजी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के सुझाव पर की गई है। हेमंत सोरेन ने 3 जुलाई को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को जल्दी से जल्दी झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का सुझाव दिया था। सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को समझाया कि चुनाव सिर पर है और राज्य में सत्ता या सरकार को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। इससे पहले मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि चंपई सोरेन चुनाव तक पद पर बने रहना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि वे एक बार फिर जनता से किए वादों को पूरा करने में जुट रहे हैं। अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा और इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए, हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। मैं अब शपथ ग्रहण लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार की विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा। और अब बात राजस्थान में आदिवासियों पर दिए एक मंत्री के बयान से जुड़े विवाद की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने बयान में कहा था कि अगर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत को यह लगता है कि वह हिंदू नहीं है तो उनका डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। इस बयान के बाद से उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस और
भारत आदिवासी पार्टी उन पर हमलावर है। उनके शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग उठ चुकी है। इस बयानबाजी के बीच इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया है। विधानसभा में चल रही बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी सहित बाप पार्टी के नेताओं ने बीजेपी नेता मदन दिलावर पर कई आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। विधानसभा में अपने खिलाफ बढ़ते माहौल को देखते हुए दिलावर ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का अपमान करना उनका इरादा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि धर्म पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट करने वाला बयान भी बेबुनियाद था। आदिवासी समाज वह समाज है जिसने प्रकृति को बचाया है, पर्यावरण का संरक्षण किया है और हमारी संस्कृति को बनाए रखा है। और इसलिए आदिवासी समाज के बारे में कोई नकारात्मक चर्चा करना मेरे मन में कभी नहीं रहा। मैं ये जानता हूं कि अनादिकाल से इस देश में आदिवासी रहता आया है और आदिवासी समाज का सब सम्मान करते हैं। पूज्य बिरसा मुंडा जी का नाम भी मैंने सुना है, पढ़ा है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे समाज के बारे में जो मेरे ऊपर कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा कहा है, कदापि नहीं है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक कद्दावर आदिवासी नेता हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार में वे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा एक लोकप्रिय नेता हैं जिनका अपने ही दल में नहीं बल्कि विपक्ष में भी सम्मान किया जाता है। आजकल किरोड़ी लाल मीणा चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आदिवासी नेता किरोड़ी लाल मीणा के इस फैसले के पीछे की वजह दौसा में बीजेपी की हार बताई गई है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के काफी अनुभवी नेता हैं। वे 5 बार विधायक और दौसा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। दौसा में आदिवासी मीणाओं की अच्छी खासी आबादी है। लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी के उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा था कि अगर बीजेपी उम्मीदवार हारे तो वे इस्तीफा दे देंगे। उनकी उम्मीद के विपरीत बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार गया और वादे के अनुसार किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उनकी पार्टी यह चाहती है कि किरोड़ी लाल मीणा अपने पद पर बने रहें। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। ऐसा हो सकता है कि पार्टी को लगता हो कि उनके सरकार छोड़ने के बाद कहीं सरकार ही अस्थिर ना हो जाए। राजस्थान से रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां हाल ही में राज्य का बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के सैलाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर जीते कमलेश्वर डोडियार ने अपने क्षेत्र के आदिवासियों की 10 अहम समस्याओं को सदन में उठाया है। उन्होंने अपने क्षेत्र की स्कूली और उच्च शिक्षा के खराब हालात, स्कूल भवनों की बदहाली का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया है। साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत सुधारने की और नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने गेस्ट टीचर्स, पैसा कानून और संविधान की अनुसूची 5 को लागू करने से जुड़ी बातें जोर शोर से रखी। बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट के अंदर मेरी स्टडी करने के दौरान मुझे ये पता चला कि जो प्रदेश के स्कूल में, तो मेरे क्षेत्र की अगर बात करूं तो आदिवासी इलाका है और स्कूलें ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग गाँव में रहते हैं और स्कूलें छोटे छोटे गांव में बनी हुई है। गांव के स्कूलों के अंदर में 2-3 प्रकार की बिल्डिंग की समस्या है। एक तो बहुत सारे गांवों में स्कूल बने हुए नहीं है, मतलब भवन नहीं है, और जहां जहां भवन बने हुए वो बहुत बुरी हालात में है, जर्जर है। और मेरे क्षेत्र में 2-3 कॉलेज, एक सैलाना में है और एक बाजना और एक राउटी में कॉलेज बिल्डिंग है ही नहीं और पिछले 3-4 साल से कॉलेज चल रहा है। एक पुराने जर्जर स्कूल में कॉलेज चल रहा है और कई बार हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। और बाजना में जो कॉलेज बनाया वो अधूरा कॉलेज बिल्डिंग बनाया है। सारी व्यवस्थाएं वहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलती है, बच्चों के लिए वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद कॉलेज चालू कर दिया है। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सेलाना में सभापति महोदय 5 हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन कोई सामान्य किस्म का बच्चा, मध्यम वर्ग की पढ़ाई करने वाला जो बच्चा, उसको एक को भी प्रवेश नहीं मिल सकता है।
एक स्कूल है वहां पर सेलाना में, वो एकलव्य आवासीय, वहां पढ़ने के लिए बच्चे को प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है। और 2 सीएम राइज हैं सेलाना ब्लॉक में, दोनों के दोनों सीएम राइज सेलाना नगर में बना दिए हैं और उन दोनों में प्रवेश आसानी से मध्यम वर्ग के बच्चे को प्रवेश नहीं मिल सकता है। लॉटरी से सीएम राइज स्कूल में प्रवेश मिलता है। और एक पीएम श्री स्कूल बनाया है जिसमें प्रवेश मिलेगा परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मिलेगा। और एक कन्या शिक्षा परिसर है, वहां पर प्रवेश मिलेगा, प्रवेश परीक्षा देने के बाद प्रवेश मिलेगा। तो सामान्य जो बच्चा है जिसको एडमिशन लेना, उसको एक को भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। और जो आदिवासी इलाके में सेलाना विधानसभा क्षेत्र से आया हूं, रतलाम में जितने भी छात्रावास बने हैं, सारे छात्रावासों में अधीक्षक एक भी नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों को छात्रावास के अधीक्षक बना रखे हैं। तो मेरे ये बजट में छात्रावास अधीक्षक भर्ती करने के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है। और जो थोड़े बहुत शिक्षकों की भर्ती, थोड़े बहुत शिक्षक है, वो शिक्षकों को दूसरे अलग अलग सरकारी विभागों में उनको अटैच कर दिया जाता है। मतलब जो स्कूलों के बच्चे हैं वो राम भरोसे छोड़ रखे हैं। और ज्यादातर अतिथि शिक्षकों की बात हुई, ज्यादातर जो स्कूल है प्रदेश के वो अतिथि शिक्षक पिछले 12-15 साल से अतिथि शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वो अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं किया जा रहा है, बार बार मांग की जा रही। मैं भी इस बजट पर ये कहना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, या तो इनको परमानेंट कर दिया जाए या फिर एक परीक्षा लेकर के और विभागीय स्तर पर इनको नियमित किया जाना चाहिए। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सेलाना विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आंगनवाड़ी बने हुए हैं उनको मरम्मत की जाए, उनको ठीक किए जाए, बहुत जर्जर बुरी हालत में है। और जहां आंगनवाड़ी भवन नहीं है वहां पर ग्रामवार आंगनवाड़ी भवन बनाए जाए। और विभिन्न अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद पड़े हुए, अभी उल्लेख किया है माननीय सदस्य ने, 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद रिक्त पड़े हुए हैं। बैकलॉग के रिक्त पदों की भी भर्ती नहीं की जा रही और अलग अलग विभागों में हर साल भर्तियां होना चाहिए वो भी नहीं की जा रही है। और अब पैसा अधिनियम की बात करते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए पैसा कानून 1996 में बना और इस कानून को लागू करने के लिए 2022 में नियम बने, लेकिन एक भी नियम जमीन पर लागू नहीं है। पैसा कानून लागू करने के लिए मोबिलाइजर की भर्ती की है, मोबिलाइजर को भी टाइम पर वेतन नहीं मिलता, वेतन देता 4000 रुपया प्रति माह। इनको वेतन बढ़ाना चाहिए मोबिलाइजर को। और पैसा कानून के जितने भी नियम बने हैं सारे नियम जमीन पर लागू करने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। और अब बात उत्तर पूर्व भारत के राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा में जनजातीय समुदायों की पार्टी टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात कर त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। टिपरा मोथा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल हुई थी। टिपरा मोथा TTADC का संचालन भी करती है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात करने के बाद देबबर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे गुरुवार को सीके जमातिया और त्रिपुरा पूर्व की सांसद श्रीमती कीर्ति देवी देबबर्मा के साथ दिल्ली में आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम से मिले। प्रद्योत किशोर माणिक्य ने केंद्रीय जनजातीय मंत्री से TTADC को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की अपील की। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयंत चौधरी से भी मुलाकात की। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।